पिछले एपिसोड में डॉग और सियाओटिया ने अपने कबीले वालों को कोई सिग्नल दिया था, जिसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि सब कुछ शांत हो गया था। वहीं हम देखता है कि एक आदमी जंगल में पहरा दे रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है। तब इसे देख वो आदमी इसके बारे में पता लगाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके बाकी सभी साथी मारे जा चुके हैं। इसीलिए हम देखता है कि वो आदमी काफी डर गया था और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो यहाँ पर लगे हुए एक ट्रैप में फंस जाता है, इसीलिए वो इसके सामने अब कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी इसमें मारा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सारा काम अतई और उसके लोगों का है, जहाँ पर उसका चीफ पूछता है कि क्या वहाँ पर चिली केव है, जिस पर अतई कहता है कि इन्होंने 200 साल पहले हमारे होलीजेट बोन आर्टिफैक्ट को छीन लिया था, इसीलिए आज हम इसे हासिल करके ही रहेंगे। वहीं हम देखता है कि इनका चीफ भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि आज रात हम जेट बोन को हासिल जरूर करेंगे। इसके अलावा हम देखता है कि वे गोल्ड कबीले को भी खत्म करने के लिए रेडी हो गए थे और कहते हैं कि आज इनको अपने लाइफ से चुकाना होगा। तभी हम देखता है कि अतई अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इनके वेपन के पावर भी बढ़ गई थी। तभी हम देखता है कि गोल्ड कबीले वाले को यहाँ पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन इनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। मगर तभी हम देखता है कि चीफ अपने लोगों से अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे। तब यहाँ देखते ही गोल्ड कबीले वाले अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं उधर बाई सियाओ फान से कहती है कि डॉग और तभी वार्निंग देते हैं जब क्लैन के ऊपर बहुत बड़ी तबाही आने वाली होती है। तभी सियाओ फान देखता है कि यहाँ पर कोई अपने विंड कंट्रोल वाले पावर का यूज करने लगा है, इसीलिए इसे देखते ही सियाओ फान काफी परेशान हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेंट्रल प्लेन का मार्शल आर्ट नहीं होता। मगर वहीं हम देखता है कि अतई ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो गोल्ड कबीले पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी अचानक से हम देखता है कि आसमान से बहुत सारी पावर गिरने लगती है और अब इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ तबाही होने लगी थी, इसीलिए सभी लोग तुरंत अपनी जान बचाने लगते हैं और वे यहाँ से इधर उधर भागने लगे थे। मगर वहीं हम देखता है कि मागू को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो और उसके लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और मागू अपने लोगों से कहता है कि सबसे पहले तुम औरतों और बच्चों को यहाँ से माउंटेन में ले जाओ। तब हम देखते हैं कि उसके लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, जबकि वहीं बाकी लोग औरतों और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने में लगे होते हैं। फिर हम देखता है कि मागू अपने लोगों से वेपन को रेडी कर लेने के लिए कहता है, इसीलिए वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही बियर क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखता है कि बियर क्लैन वाले इनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए गोल्ड कबीले वाले इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और वहीं बियर क्लैन वाले इनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक आदमी एक लेडी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी सियाओ फान यहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और अब इसीलिए वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। अब हम देखता है कि बियर क्लैन का कोई भी आदमी सियाओ फान के सामने कुछ नहीं कर पाता और वो अपने पावर का यूज करके गोल्ड कबीले वाले लोगों को बचाना लगता है। तभी भाई कहते हैं कि शायद गोल्ड कबीले वाले इनका सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए क्या तुम इनकी हेल्प करना चाहते हो। तब हम देखता है कि सियाओ फान बियर क्लैन वाले लोगों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, लेकिन उसके बाद भी वो बियर क्लैन वालों का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि मास्टर सिंगवान और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि यहाँ के सिचुएशन को देख काफी परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर डीमन ने जरूरी अटैक किया होगा। अब इसीलिए ली मास्टर सिंगवान से पूछता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन हम देखता है कि मास्टर सिंगवान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, इसीलिए ली फिर से इसके बारे में उससे पूछता है। तब हम देखता है कि मास्टर सिंगवान भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था और इनसे कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम भी मुझे फॉलो करना। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे भी तुरंत वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखता है कि गोल्ड कबीले वाले भले इनके सामने कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वे इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और वे अभी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि मागू बियर क्लैन के चीफ के सामने आता है, जहाँ पर हम देखता है कि उसने मागू को बहुत सारे लोगों को मार दिया था और वो कहता है कि आज हम अपना बदला जरूर लेंगे। मगर वहीं हम देखता है कि मागू को भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब हम देखता है कि चीफ भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि ग्रैंड सामान भी बाहर आ गया था, जो कि यहाँ के सिचुएशन को देख काफी परेशान होता है। मगर वहीं हम देखता है कि आते ही अभी भी अपने पावर का यूज कर रहा था और इस तरह से वो इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तब इससे देखते हैं सामान भी अपने एक बैरियर को क्रिएट कर देता है और अब इस तरह से वो अपने लोगों को बचाने के लिए रेडी हो गया था। मगर आते ही अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। वहीं हम देखता है कि चीफ और मागू अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे और इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। मगर तभी हम देखते हैं कि अतई ने सामान को देख लिया था और इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देखता है कि सामान ने अपने आप को बचा लिया था और वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अतई कहता है कि तुमने 200 साल पहले हमसे जेट बोन को ले लिया और फिर इस तरह से तुम साउदर्न बॉर्डरलाइन पर डोमिनेट करने लगे, लेकिन हम देखता है कि सामान इसके पास वाली डिमोनिक पावर के बारे में समझ गया था, जिस पर अतई कहता है कि केवल मॉन्स्टर गॉड ही वुड क्लैन को एक न्यू लाइफ दे सकते
सकते हैं और अब वो अपने पावर का भी यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब हम देखते हैं कि सामान भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है। वहीं सियाफान पावर के आउट ऑफ कंट्रोल होने से परेशान होता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सियाफान ने इस पर अटैक करके इसे रोक दिया था। तभी हम देखते हैं कि सियाफान की मेंटल कंडीशन और भी बिगड़ने लगती है और इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक आदमी एक लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि सियाफान ने इसे सही समय पर रोक लिया था। तभी कोई सियाफान से कहने लगता है कि तुम इसे मार दो और अब इसीलिए सियाफान इस बात से और ज्यादा परेशान होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अपने सिस्टर को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा इसमें सियाफान के आंखों के सामने ही मारा जाता है। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि सियाफान और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को भी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया था और यहाँ पर उसके चारों ओर बहुत सारे लोग मारे गए थे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसने किसी तरह से लकड़ी वाला स्वॉर्ड को उठा लिया था और अब वो इनका फिर से सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे अपने बचपन की चीजें भी याद आने लगती हैं, जहाँ पर कि जिंगू इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं जीतने दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर भी वहाँ पर आ गया था, जिससे देखते हैं सियाफान और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे एक एक करके अपने बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर घूमने लगती हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो गुस्से में इस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी वो कहने लगता है कि तुम मेरे सामने 3 बार सिर झुकाओ और मुझे अपना मास्टर बोलो, लेकिन इस पर सियाफान कहता है कि इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि उसे अपने आंखों के सामने ये सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, इसीलिए सियाफान इस पर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी मास्टर इसे वो रेड पर ले देने लगता है, लेकिन सियाफान इसे दूर फेंकते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं चाहता। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे अपने आसपास बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देने लगती है और वो मास्टर इसके आंखों के सामने ही गाँव वालों को मारने लगता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाफान काफी परेशान हो गया था और पूछता है कि ऐसा क्यों। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर उसे और भी बुरे तरीके से डराने लगता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तब इस पर सियाफान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पर वो मास्टर कहता है कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और इसीलिए तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो जाओ। मगर हम देखते हैं कि सियाफान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है। तभी वो मास्टर कहता है कि तुम इस पावर को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि आखिरकार ये तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है। जिसके बाद हम देखता है कि सियाफान काफी उदास हो गया था और कहने लगता है कि ये सब केवल मेरा वजह से हुआ है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि सियाफान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगा। तब उस पर मास्टर कहता है कि अगर वो सब नहीं मरे तो फिर तुम चिंगुन सेक्ट में कैसे जा सकते हो। फिर वो कहता है कि तुम तो छोटे से भी डिजायर को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो और इसीलिए तुम ग्रेट ट्रूथ को हासिल कैसे कर सकते हो। तभी हम देखता है कि बियर क्लैन के लोग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसीलिए सियाफान भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगता है। मगर हम देखता है कि सियाफान केवल इनके साथ में फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने माइंड में मास्टर के साथ में भी फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई इस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम तो मारने में भी फेल हो गए और इसके अलावा तुम किसी को बचा भी नहीं पाए। तभी हम देखता है कि और भी लोग इस पर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जबकि वही मास्टर कहने लगता है कि अगर तुमने ऐसा सैक्रिफाइस नहीं किया तो फिर तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। तभी हम देखता है कि सियाफान को बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया था और मास्टर कहता है कि तुम इसे नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि अगर किसी को मारने से इंसानियत को बचाया जा सकता है, लेकिन हम देखता है कि सियाफान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और बियर क्लैन के लोग इस पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। मगर तभी हम देखता है कि सियाफान की इविल पावर इस पर हावी हो गई थी, इसीलिए अब उसने अपने आप को भी बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था और फिर वो अपने पावर का यूज करके सबको दूर फेंक देता है। तभी मास्टर कहता है कि इमोर्टलिटी के सीक्रेट का केवल एक ही अंडरस्टैंडिंग है और वो एक ऐसा अच्छा काम है जो कि पूरी दुनिया को ब्लेसिंग देगा। तभी हम देखता है कि वे लोग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन सियाफान ने अपने पावर का यूज करके इनको बहुत आसान से मार दिया था। तभी मास्टर कहता है कि एक छोटी सी सैक्रिफाइस क्यों नहीं हो सकती, जबकि वही सियाफान अब काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके चारों तरफ अटैक करने लगता है और इस तरह से वो इनको मारने लगा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी और इसीलिए कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि वो मास्टर फिर से इसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से किल किया। मगर हम देखता है कि सियाफान काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करके इसे मार देता है। फिर वो कहता है कि ये मर गया और इसीलिए अब ये सही है। मगर तभी हम देखता है कि उसे लू की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए जब वो अपनी आंखें खोलता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था।
वहीं हम देखता है कि लू सियाओ फान के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। वहीं हम देखता है कि अतई भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि सामैन का बैरियर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाता और अतई अपने पावर से इसे ब्रेक करने में कामयाब हो गया था। मगर अभी भी हम देखता है कि सामैन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अभी भी अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को रोकने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि अतई अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक कर देता है, इसीलिए सामैन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसमें इंजर्ड हो गया था। फिर वो अतई को समझाता है कि तुम पागल हो चुके हो और तुम्हें मॉन्स्टर कोड के सामने नहीं जाना चाहिए था। मगर हम देखते हैं कि अतई इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो इसके पास से जेड बोन को ले लेता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सामने उसे एक और क्लाइन दिखाई देता है, इसीलिए अतई अब यहाँ पर ज्यादा देरी नहीं करता और वो जेड बोन को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सामैन इस बात से परेशान हो गया था और कहने लगता है कि वो तो डीमन है और ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी हम देखता है कि एक छोटी बच्ची मलबे के नीचे दबने वाली थी, लेकिन मागू ने सही समय पर आकर इसे बचा लिया था और इसके अलावा वो चीफ का भी सामना करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी चीफ को पता चलता है कि अतई यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने आदमी से अल्तार में जाकर चेक करने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी इसे समझ में आ गया था कि अतई जेड बोन को लेकर भाग गया है और इसीलिए वो तुरंत अपने लोगों से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि उसके लोग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हम देखता है कि अतई एक जंगल वाले एरिया में आ गया था जहाँ वो कहता है कि अब से यहाँ पर वुड क्लैन का राज होगा और इसीलिए यह टेरिटरी अब मेरी होगी। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इस बात से काफी खुश होता है। मगर तभी हम देखता है कि कोई डिमन यहाँ पर आ गया था जो कहने लगता है कि तुमने तो होली आर्टिफैक्ट को सरेंडर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या आप तुम इसे पूरा नहीं करना चाहते। फिर हमें पता चलता है कि यही मॉन्स्टर गॉड है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। मगर अभी भी हम देखता है कि अतई इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि अगर मैंने इसे सरेंडर नहीं किया तो क्या हुआ, क्योंकि तुम अब इसे मुझसे लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इस पर अटैक करता है। फिर वो खुश होता है कि उसने मॉन्स्टर गॉड को हरा दिया, लेकिन तभी हम देखता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए अतई इस बात से काफी हैरान हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि मॉन्स्टर गॉड अपने पास से कुछ निकलता है, जिसे देखते ही अतई इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि मॉन्स्टर गॉड ने इसे क्रश कर दिया था, इसीलिए अतई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि उसने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। फिर हम देखता है कि वो जेड बोन को ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ब्लैक फायर दिया था और इसीलिए ही मैंने अपने पास में तुमसे फाइट करने का तरीका रखा हुआ था। तभी मॉन्स्टर गॉड को पता चलता है कि यहाँ पर कोई है और इसीलिए वो इससे सामने आने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि ये तो असल में मास्टर सिंगवान है, जिससे देख मॉन्स्टर गॉड कहता है कि ओल्ड फ्रेंड तुमसे तो मिले हुए 80 साल हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सिंगवान भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो इस डीमन से पूछता है क्या वो सच में बाहर आएगा। तब इस पर वो डीमन कहता है कि मॉन्स्टर गॉड काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। तभी मास्टर सिंगवान कहता है कि मैंने ब्रदर यून के साथ में उसका प्रॉमिस किया था, लेकिन इस पर ये डीमन कहता है कि क्या तुम्हारे जो वैली मास्टर ने कहा था तुम अभी भी उस पर यकीन करते हो। तब हम देखते हैं कि मास्टर सिंगवान को भी उस बात से गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि वो इस डीमन के ऊपर अटैक भी करने वाला था, लेकिन तभी वो डीमन अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक देता है और कहता है कि वैसे तो तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी मेरे पास में एक इविल ड्रैगन और होली आर्टिफैक्ट है, इसीलिए तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन यहाँ से चला गया था और कहता है कि हमें अपने फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना चाहिए। वहीं हम देखता है कि ली सियाओ फान के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी ये उम्मीद नहीं किया था और तुमने तो गांव के लोगों पर भी अटैक कर दिया। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं और उस तरह से वे इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं हम देखता है कि लू भी इस बात से काफी उदास होती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सियाओ फान ने ये क्या कर दिया। तभी ली कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि लू और सीनियर फासियांग भी इसमें मेरी हेल्प करेंगे और अब उस तरह से वे सियाओ फान पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं हम देखता है कि लू सियाओ फान को ऐसा सिचुएशन में देख परेशान होती है और इससे देख ऐसा लग रहा था कि वो इस पर अटैक नहीं करना चाहती। मगर वहीं हम देखता है कि सियाओ फान की इविल पावर अभी भी शांत नहीं हो रही थी और वो फिर से इसके ऊपर हावी होने लगती है। तभी हम देखता है कि वो ली पर अटैक करने के लिए भी आ गया था, जिससे देखते ही ली भी इसका अटैक को रोकने के लिए कोशिश करने लगता है और वो किसी तरह से इसके अटैक से अपनी जान बचाने लगा था। तभी हम देखता है कि मास्टर लू भी सियाओ फान पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी सियाओ फान ने इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और इसीलिए मास्टर लू भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम देखता है कि लू के आंखों से आंसू आने लगे थे, जबकि वह सियाओ फान अभी भी शांत नहीं हो रहा था और वो ली के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और हम देखता है कि वो इसे मारने भी वाला था। मगर तभी हम देखता है कि सीनियर फासियांग भी अपने पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से इसने सियाओ फान को रोक लिया था। फिर वो सियाओ फान से कहने लगता है कि तुम अपने माइंड को शांत रखो, क्योंकि अगर तुमने एंगर को अपने बॉडी के ऊपर हावी होने दिया तो फिर डीमन तुम्हें कंट्रोल कर लेगा और तुम्हें अपनी पूरी लाइफ हेट और सफरिंग में गुजारनी पड़ेगी। अब इतनी बात कहने
करने के बाद वो कहता है कि तुम सियाओ फान को कब जाने दोगे। लेकिन यह सुनते ही सियाओ फान काफी जोर जोर से हंसने लगता है और अब वो इन पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि लू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम देखता है कि सियाओ फान इस पर कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर लू कहते हैं कि अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो फिर तुम इसे मुझे करने दो। अब हम देखता है कि लू सियाओ फान पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए सियाओ फान भी इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी लू अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगती है और अब इस तरह से वो सियाओ फान पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब हम देखता है कि सियाओ फान भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं भी अपने सारे पाप के बारे में जानता हूँ और मैं तो असल में वापस भी जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना सब होने के बाद मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके लू पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ हम देखता है कि लू भी अपने पावर का यूज करने लगती है और वो इस तरह से सियाओ फान को रोकने के लिए रेडी हो गई थी। मगर फिर भी हम देखता है कि सियाओ फान को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि लू भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, इसीलिए सियाओ फान भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखता है कि लू सियाओ फान के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। लेकिन फिर भी हम देखता है कि सियाओ फान ने इसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लिया था, जबकि वहीं लू के आंखों से भी आंसू आ रहे थे। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके कोई बैरियर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लू उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ फान ने फिर से अपने आप को बचा लिया था, इसीलिए लू भी फिर से अपने पावर को यूज करने लगती है और वो सियाओ फान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने पावर का यूज करके लू के अटैक को रोकने लगता है। इसी के साथ वो कहता है कि लाइफ मौत से भी बदतर हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे इससे किसी भी कीमत पर जीना पड़ेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और वो लू के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन हम देखता है कि लू भी इसका अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद सियाओ फान कहता है कि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो फिर मैं यहाँ पर जिंदा कैसे रहूंगा। मगर वहीं हम देखता है कि लू भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी इसका अटैक को रोकने लगती है और वो फिर से अपना स्वॉर्ड पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देख सियाओ फान भी इसका अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लू के इस अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब अचानक से लगता है कि उसका हार्ट में कुछ होने लगता है और आवाज आती है कि क्या तुम इसी तरह से मरोगे, क्योंकि अभी तो तुमने अपना बदला भी नहीं लिया और इसीलिए तुम्हारा कर्ज भी पूरा नहीं हुआ है। तब हम देखते हैं कि सियाओ फान और ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फिर से लू पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं लू को भी किसी चीज का कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करने लगती है और अब इनके बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगी थी। तभी सियाओ फान कहने लगता है कि मैं तो डाजुपी का डिसाइपल हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीनियर मेरे ऊपर कोई दया ना दिखाएं। तब इस पर लू कहते हैं कि मेरे पास में तो टियानिया हेवनली स्वॉर्ड है, लेकिन फिर भी मैं फायर स्टाफ से हार गई। अब हम देखते हैं कि वे दोनों फाइट करते हुए गुफा के अंदर आ गए थे, जहाँ पर कि वे दोनों ही बचपन के बातों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि सियाओ फान ने लू को बचाया था और इसीलिए लू ने भी सियाओ फान को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। मगर अभी भी हम देखता है कि दोनों में से कोई भी शांत होने वाला नहीं होता और इसीलिए वे दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लू सियाओ फान पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन हम देखता है कि सियाओ फान ने भी इसका अटैक को रोक लिया था और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके लू पर अटैक करता है। लेकिन हम देखता है कि लू भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और फिर वो भी अपने आइस पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखता है कि सियाओ फान ने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए लू अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाई होती। लेकिन तभी हम देखता है कि सियाओ फान लू के ऊपर भारी पड़ने लगा था और इसीलिए वो अपने पाम वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है। तब हम देखता है कि लू इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई होती और इसीलिए वो इसमें थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। तभी हम देखता है कि सियाओ फान अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए लू भी अपने आइस पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से इसने सियाओ फान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सियाओ फान हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए लू फिर से अपने आइस पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से इसने सियाओ फान के अटैक को रोक लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अभी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो लू पर अटैक करने के लिए आ गया था। मगर वहीं हम देखता है कि लू भी इसका सामना करने के लिए रेडी थी, इसीलिए वो भी अपने 9mm स्वॉर्ड का पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इसका यूज करके वो सियाओ फान पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इससे देख सियाओ फान भी इसके टेक्निक की तारीफ करता है और अब वो इसका सामना करने के लिए भी रेडी हो गया था। वहीं लू ने अब अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इससे देख सियाओ फान भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि ली भी पीछे से अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए सियाओ फान इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और ली ने अपने अटैक से इसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन फिर भी हम देखता है कि सियाओ फान हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और अब वो लू के पावर का सामना करने के लिए भी आ गया था। फिर हम देखता है कि लू की पावर सच में काफी खतरनाक थी और इसीलिए इससे देखा ऐसा लग रहा था कि सियाओ फान इसके सामने कुछ भी नहीं कर
पाएगा। वही हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं, जबकि उधर सियाओ फान लू के पावर के नीचे आ गया था और वो किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। मगर वही हम देखते हैं कि लू भी ऐसा करके कहीं ना कहीं उदास थी। तभी अचानक से हम देखता है कि सियाओ फान भी अपने पावर का यूज करने लगा था, इसीलिए वो इसमें से किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लेता है और वो भी तुरंत लू पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन अब हम देखता है कि लू के पास में अटैक करने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो इसके सामने अब कुछ भी नहीं करती और हम देखते हैं कि वो सियाओ फान को याद करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी लू के ऊपर अटैक नहीं करता और कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अब वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पावर पूरी तरह से कंज्यूम हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाता और वो बेहोश होकर यहाँ से नीचे गिरने लगता है। तब यह देखते ही मास्टर लू और उसके लोग इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस था और इसीलिए वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके सियाओ फान पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाई भी काफी टाइम से इसे देख रही थी, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और उसने बहुत ही आसानी से अपने पावर से इनके सारे अटैक को रोक दिया था। फिर वो कहती है कि मैं केवल इसे इसी तरह से नहीं देख सकती, क्योंकि ये भले ही काफी सेंटिमेंटल है, लेकिन फिर भी ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बाई लू की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारी ब्यूटी तो सच में अमेजिंग है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि ये तुम्हारे लिए पागल है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ली मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने आता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाई भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो ली के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और ली वहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि ली के बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि चारों तरफ से बाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब इससे तक बाई भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो सियाओ फान को भी इनके अटैक से बचाने लगती है और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लू भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही बाई ने सियाओ फान को दूर कर दिया था और इसीलिए मास्टर लू अपने अटैक से इनका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी लोग सियाओ फान पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन यह देखते ही बाई भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, इसीलिए वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर लू को बाई का असलियत के बारे में पता चल गया था और वो समझ आता है कि ये तो नाइन टेल फॉक्स डीमन है। मगर हम देखते हैं कि बाई अब इसे कोई भी मौका नहीं देती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी और वो सियाओ फान के बॉडी को उठा लेती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ली के लोग मानने वाले नहीं होते, इसीलिए बाई अपनी इल्यूजन मैजिक का यूज करने लगती है और इसीलिए वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वही हम देखते हैं कि ली भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो इल्यूजन मैजिक है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे लोग फिर से बाई पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बाई ने इस बार भी अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी ली अपने लोगों से इसके आंख में देखने से मना करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाई ने अपने पावर का यूज करके इन सभी को अपने वश में कर लिया था और इसीलिए वो इन सबको बहुत ही आसानी से मार देती है। तभी हम देखते हैं कि और भी लोग बाई पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसीलिए बाई इनके साथ फाइट करने में बिजी हो जाती है। तब इससे देख ली को सियाओ फान पर अटैक करने का चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बाई आकर उसे बहुत ही आसानी से रोक देती है और कहती है कि तुम तो धोखे से किसी को मारना चाहते हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि फेंसियांग वेली ने अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं किया। तभी हम देखता है कि सीनियर फांसियांग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही बाई पर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब इससे तक बाई ली पर अपने इल्यूजन मैजिक का यूज कर देती है, इसीलिए ली को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ पाता और वो गलती से सीनियर फांसियांग के ऊपर ही अटैक कर देता है। तभी हम देखता है कि बाई भी अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करती है और कहती है कि टियानिन टेंपल में तुम जैसा जीनियस का होना बहुत ही रेयर है। मगर तभी हम देखते हैं कि लू भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो इसका यूज करके बाई पर अटैक करने के लिए आ गई थी, लेकिन यह देख बाई भी अपने पावर का यूज करने लगती है, इसीलिए इसने लू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और लू अपने अटैक से बाई के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तभी इसी बीच हम देखता है कि ली और मास्टर लू भी अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन फिर भी बाई ने अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो सियाओ फान को अपने साथ लेकर यहाँ से गायब हो जाती है, जबकि वे लोग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखता है कि ली अपने पावर का यूज करके अपने इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस वक्त वहाँ पर लू भी आ जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सियाओ फान के राइट शोल्डर को जेट मेले से इंजर किया है। तब हम देखता है कि लिया से बात सुनकर थोड़ा सा डर गया था और कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन हम देखता है कि लू अब कुछ भी नहीं बोलती और वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। मगर वही हम देखता है कि ली को कुछ भी समझ में नहीं आया होता और इसीलिए वो लू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन इस पर लू केवल इतना कहती है कि बहुत ही अच्छी टेक्निक है और हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। लेकिन वही ली को अभी भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था और इसीलिए वो केवल लू की तरफ देखता रह जाता है। वही हम देखता है कि यहाँ के सभी घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, इसीलिए यहाँ के लोग इस बात से काफी उदास होते हैं। तब इससे देख लू उदास होते हुए कहते हैं कि अगर मैं पहले यहाँ पर आई होती तो शायद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। मगर हम देखते हैं कि वो
उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी और इसीलिए वो केवल उदास होकर इसे देखने लगती है। वहीं हम देखता है कि भाई सियाओफान को अपने साथ लेकर कहीं आ गई थी, जहाँ कुछ टाइम के बाद वो भी होश में आ जाता है। तब इससे तक भाई कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो और इसीलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओफान इसके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और फिर उससे पूछता है कि सामान की कंडीशन कैसी है। तब इस पर भाई कहते हैं कि जब मैं तुम्हें वहां से लेकर आ रही थी तब मैंने देखा कि वहाँ के लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे और इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो जिंदा है या मर गया। तब यह सुनते ही सियाओफान काफी परेशान हो जाता है, जिस पर भाई कहते हैं कि तुमने तो अपने लाइफ के बारे में भी चिंता नहीं किया और तुम उसके लिए सामान से भी मिलने के लिए चले गए। लेकिन हम देखता है कि सियाओफान इस पर कुछ भी नहीं बोलता। तभी भाई पूछते हैं कि तुमने जिस लड़के से आज रात फाइट किया था तुम उसमें से और बियाओ में से किसको प्रीफर करोगे। लेकिन हम देखता है कि सियाओफान काफी टाइम तक कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करने के लिए डिजर्व नहीं करता। फिर वो कहता है कि बियाओ ने तो मुझे बचाने के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया और इसीलिए मैं भी अपने लाइफ का यूज करके उसके कर्ज को उतारना चाहता हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर भाई भी काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि प्यार करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद हम फिर से गुल कबीले का सीन देखते हैं, जहाँ की मास्टर सिंगवान भी अब यहाँ पर आ गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर लू को इसके ऊपर डाउट होने लगता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पर हमसे पहले आए थे। लेकिन मास्टर सिंगवान इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता और वो ली से कहता है कि तुम स्टूडेंट को यहाँ से लेकर चले जाओ। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर लू मास्टर सिंगवान के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम तो पूरी रात यहाँ से गायब हो गए और तुम जैसे ही यहाँ पर आए तुमने तो ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तब इस पर मास्टर सिंगवान कहता है कि पिछली रात मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इसीलिए हम वापस चलकर इसके बारे में बात करेंगे। तभी हम देखता है कि मास्टर लू 9 टेल वाला फॉक्स डीमन के बारे में बात करने वाला होता है, लेकिन मास्टर सिंगवान भी गुस्से में कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि आखिरकार इनको इसकी बात माननी पड़ती है और इसीलिए वे यहाँ से फेंसियांग वैली में वापस आने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मास्टर सिंगवान सीनियर फासियांग और ली को इनके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर सीनियर फासियांग कहता है कि हम भी तो इसी रास्ते पर हैं और इसीलिए अच्छाई का साथ देना हमारी ड्यूटी है। लेकिन फिर वो कहता है कि आपकी एक्सप्रेशन उतनी सही नहीं है और इसीलिए क्या बता सकते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था। लेकिन मास्टर सिंगवान कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और इसीलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इसीलिए मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। अब कुछ दिन के बाद हम देखता है कि गोल्ड कबीले वाले सब कुछ सही करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनके सारे घर उस रात जल गए थे। मगर वहीं हम देखता है कि मागो एक चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान था, क्योंकि सामान ने ऐसा कहा था कि अगर वो इवे सोल जाग गई तो फिर केवल इसे सियाओफान ही रोक सकता है, क्योंकि सामान को पता है कि उसके पास में ब्लैक फायर मिरर है और केवल यही चीज मॉन्स्टर डीमन को हरा सकती है। फिर हम देखता है कि सामान ने सियाओफान का हेल्प करने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि मैं उसके फ्रेंड को बचाने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। तभी हम देखता है कि सियाओफान मागू से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि मागू अब इसे बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो इसे सामान के पास में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओफान सामान के पास में आ गया था, जहाँ पर हम देखता है कि सामान की कंडीशन खराब होने लगी थी और इसीलिए सियाओफान को इसके बारे में भी चिंता होने लगती है। तभी सामान कहता है तुमने जो रिक्वेस्ट किया था मैं उसके लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओफान भी इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गया था। लेकिन तभी सामान कहता है कि वैसे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। तभी हम देखता है कि वो बाइक को और भी बड़े ध्यान से देखने लगता है और फिर सियाओफान से कहता है कि तुम्हें भी मुझसे एक चीज के लिए प्रॉमिस करना होगा। तब उस पर सियाओफान कहता है कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं जेड बोन को खोजूं, लेकिन इस पर सामान कहता है कि शायद अब इसमें काफी लेट हो गई होगी, क्योंकि वो चीज असल में डीमन किंग को जिंदा करने की चाबी है। लेकिन अब सामान को पता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है और इसीलिए यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत बड़े डेंजर में है। फिर वो सियाओफान से कहता है कि मैडम तो इसके बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओफान भी तुरंत इसके लिए मान गया था और इसीलिए सामान भी इसके लिए थैंक यू कहता है। मगर वहीं हम देखता है कि जिन उस डीमन का पीछा कर रही थी, जहाँ हम देखता है कि इस जगह में बहुत सारे पावर एक्टिवेट होने लगती है और यहाँ के स्केलेटन में भी जान आ गई थी। वहीं हम देखता है कि फेंसियांग वैली में भी इसका असर दिखने लगा था और यहाँ का बहुत सारे बर्ड अपने आप ही मरने लगते हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि ली और बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ का मून अब रेड कलर में चेंज हो गया था और इसीलिए इनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या होने लगा। वहीं हम देखता है कि मास्टर सिंगवान अपने एंसेस्टर के लिए कैंडल जलाने गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वहाँ पर कुछ होता है और इसीलिए यहाँ का सारे कैंडल अपने आप ही बुझ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि इसका असर सारी जगह पर हो रहा था और इसीलिए सभी लोग इस बात से काफी परेशान होते हैं। वहीं हम देखता है कि घोस्ट मास्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था और कहता है कि हमारा डेंजर अब आने वाला है और इसीलिए मैं इसे नेविगेट करके फिर से राइज करूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि यह पावर और भी खतरनाक सिचुएशन लेने लगी थी और यहाँ पर डीमन किंग फिर से जिंदा हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि बिया अभी भी बेहोश पड़ी थी और इसका बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सियाओफान इसे बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।